हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ मेवन एकेडमी। एलएलपी की सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं एलएलपी एक्ट के बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस, सेक्शन 26 टू 31। पार्टनर किसका एजेंट है? एलएलपी का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है लिमिटेड लायबिलिटी, पर ये लायबिलिटी कितनी लिमिटेड है और कब अनलिमिटेड हो जाती है? पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी कब तक सेफ है? जानेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट के बारे में। झूठा रिप्रेजेंटेशन देने का नतीजा क्या होगा? अगर एलएलपी फ्रॉड के मकसद से बनाई है तो देखेंगे विसल ब्लोअर कौन होता है और एलएलपी एक्ट में विसल ब्लोइंग से रिलेटेड क्या प्रोविजंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्टनर एज एजेंट, सेक्शन 26। सेक्शन 26 कहता है कि एवरी पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ द एलएलपी फॉर द पर्पसेस ऑफ इट्स बिजनेस। हर पार्टनर एलएलपी का एजेंट होता है फॉर द पर्पसेस ऑफ इट्स बिजनेस। हाउएवर अ पार्टनर इज नॉट एन एजेंट ऑफ द अदर इंडिविजुअल पार्टनर्स। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट नहीं होता है। जब कोई पार्टनर एलएलपी के लिए किसी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करता है, कोई सामान खरीदता है या कोई डील करता है, तो एलएलपी उस काम के लिए लाइबल होती है। एलएलपी इज बाउंड बाय दैट एक्शन। पार्टनर खुद बिजनेस एंटिटी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम करता है। पार्टनर्स के बीच कोई म्यूचुअल एजेंसी नहीं होती है। कोई पार्टनर अपनी पर्सनल कैपेसिटी में दूसरे पार्टनर्स के लिए एग्रीमेंट नहीं कर सकता। सिंपल पार्टनरशिप में होती है म्यूचुअल एजेंसी, लेकिन एलएलपी में नहीं। एक एग्जाम्पल देखते हैं। मिस्टर ए और मिस्टर बी एक बेकरी एलएलपी में पार्टनर्स हैं। मिस्टर ए बेकरी के लिए आटा खरीदने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करते हैं। उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए एलएलपी रिस्पॉन्सिबल है। अगर मिस्टर ए अपनी पर्सनल कार के लिए लोन लेते हैं, तो मिस्टर बी और बेकरी एलएलपी उनके लोन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। वाई दिस रूल मैटर्स? ये रूल अलग अलग पार्टनर्स को उनके को पार्टनर्स के पर्सनल डेट और मिस्टेक के लिए पेमेंट करने से बचाता है। आप देखते हैं एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ एलएलपी, सेक्शन 27। एलएलपी की कितनी लायबिलिटी होगी? सेक्शन 27 पार्टनर्स को उनको को पार्टनर्स के बिजनेस डेट से बचाता है। एलएलपी खुद अपने कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एलएलपी किसी पार्टनर के रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन के लिए तभी लायबल होती है जब वो काम नॉर्मल बिजनेस करते समय या एलएलपी के अप्रूवल से किए गए हों। एलएलपी इज लायबल if a partner of LLP is liable to any person as a result of wrongful act or omission on his part in the course of business of the LLP or with its authority. When the LLP is not responsible, किन circumstances में LLP responsible नहीं होती? इन दोनों circumstances में LLP responsible नहीं होती। फर्स्ट इज अगर उस पार्टनर के पास एलएलपी की तरफ से वो पर्टिकुलर एक्ट करने की अथॉरिटी नहीं हो। द पार्टनर इन फैक्ट हैज नो अथॉरिटी टू एक्ट फॉर द एलएलपी इन डूइंग अ पर्टिकुलर एक्ट। सेकेंड, अगर उस पर्सन को पता हो कि पार्टनर के पास कोई अथॉरिटी नहीं है, या उसे ये ना पता हो, या वो ये ना मानता हो कि वो पर्सन एलएलपी का पार्टनर है। द पर्सन नोज दैट ही हैज नो अथॉरिटी और डज नॉट नो और डज नॉट बिलीव हिम टू बी अ पार्टनर ऑफ द एलएलपी। अगर पार्टनर ने बिना अथॉरिटी के डील की और थर्ड पार्टी को पता था कि अथॉरिटी नहीं है, तो एलएलपी बोलेगी ये इसका पर्सनल मैटर है, हम पैसे नहीं देंगे। सेक्शन 27 सबसेक्शन 3 कहता है कि एलएलपी की कोई भी ऑब्लिगेशन, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट से अराइज हुई हो या किसी और वजह से, सिर्फ एलएलपी की ही ऑब्लिगेशन होगी, सिर्फ एलएलपी की ही जिम्मेवारी होगी। An obligation of the LLP, whether arising in contract or otherwise, shall be solely the obligation of the LLP. सेक्शन 27 सबसेक्शन 4 कहता है कि एलएलपी की लायबिलिटीज को एलएलपी की प्रॉपर्टीज से पूरा किया जाएगा। The liabilities of the LLP shall be met out of the property of the LLP. इसका रीजन है separate legal entity. LLP is legal entity separate from its owners. Now let's discuss extent of liability of partner, section 28. पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी कब तक सेफ है? सेक्शन 28 पार्टनर को एलएलपी के बिजनेस डेट से बचाता है। ये पार्टनर को दूसरों के मिस्टेक का ब्लेम लेने से भी बचाता है। पार्टनर किसी भी तरह से पर्सनली लायबल नहीं होता है फॉर द डेट्स ऑफ द एलएलपी, नॉट डायरेक्टली और ना ही इनडायरेक्टली, वो भी सिर्फ इसलिए कि वो पार्टनर है। अ पार्टनर इज नॉट पर्सनली लायबल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर एन ऑब्लिगेशन ऑफ एलएलपी solely by reason of being a partner of the LLP. LLP has separate legal entity. LLP pays its own debts. LLP के किसी और पार्टनर के wrongful act या omission के लिए कोई पार्टनर पर्सनली लायबल नहीं होगा। A partner shall not be personally liable for the wrongful acts
और ओमिशन ऑफ एनी अदर पार्टनर ऑफ एलएलपी। वैसे तो एक पार्टनर किसी और पार्टनर के रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन के लिए कोई पार्टनर पर्सनली लायबल नहीं होगा, लेकिन एक पार्टनर अपने रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन के लिए पर्सनली लायबल होगा। एलएलपी के लोन चुकाने के लिए पार्टनर का घर बार नहीं बिकेगा, लेकिन अगर पार्टनर ने खुद नेग्लिजेंस या गलती की है तो आग सिर्फ उसके खुद के दामन तक रहेगी, बाकी पार्टनर्स सेफ रहेंगे। Now let's discuss holding out. Section 29. Section 29 establishes the doctrine of holding out. झूठा रिप्रेजेंटेशन ये उन सिचुएशंस में लायबिलिटी तय करती है जब कोई पर्सन जो पार्टनर नहीं है ये दिखाता है कि वो किसी एलएलपी से जुड़ा हुआ है, साथ ही ये बताता है कि अगर कोई एलएलपी किसी डिसीज्ड पार्टनर, किसी ऐसे पार्टनर के नाम से काम करती है जिनकी डेथ हो चुकी है, तो क्या होगा। Anyone representing himself as LLP partner via words or conduct is liable to creditors relying on that representation. कोई भी पर्सन, एनी पर्सन जो बोलकर, लिखकर या अपने कंडक्ट से खुद को एलएलपी का पार्टनर बताता है, who by words spoken or written or by conduct represent himself as a partner in LLP, जानबूझकर खुद को एलएलपी का पार्टनर बताए जाने की परमिशन देता है, knowingly permits himself to be represented to be a partner in LLP, वो उस पर्सन के प्रति लायबल होता है जिसने ऐसी बात पर भरोसा करके एलएलपी को क्रेडिट दिया हो। is liable to any person who has on the faith of such representation given credit to the LLP, चाहे खुद को पार्टनर बताने वाला या पार्टनर के तौर पर बताए गए पर्सन को ये पता हो या ना पता हो कि क्रेडिट देने वाले पर्सन तक बात पहुंच गई है। whether the person representing himself or represented to be a partner does or does not know that the representation has reached the person so giving credit. अगर कोई इंसान बोलता है मैं इस एलएलपी का पार्टनर हूं या किसी और को बोलने देता है और उसकी इस बात पर ट्रस्ट करके, विश्वास करके कोई थर्ड पार्टी एलएलपी को क्रेडिट या लोन देती है, तो वो इंसान उस एलएलपी का पार्टनर हो जाएगा जैसे वो असली पार्टनर हो। अगर आप किसी एलएलपी के पार्टनर नहीं हो पर मार्केट में रोब झाड़ रहे हो कि मैं तो पार्टनर हूं और लोग उस बात को सुनकर एलएलपी को क्रेडिट दे दें, तो कल को वही क्रेडिट चुकाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर भी आ सकती है। नाउ लेट्स डिस्कस एलएलपीज लायबिलिटी। अगर इस रिप्रेजेंटेशन से एलएलपी को कोई बेनिफिट होता है तो एलएलपी लायबल होती है। एलएलपी उस क्रेडिट या उससे मिलने वाले किसी भी फाइनेंशियल बेनिफिट तक लायबल होगी। LLP shall be liable to the extent of credit received by it or any financial benefit derived thereon. Section 29 subsection 2 कहता है कि using a deceased partner's name in the LLP title does not render their estate or legal representatives liable for post-death actions. LLP के नाम में deceased partner का नाम यूज करने से उनकी एस्टेट या लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स उनकी डेथ के बाद LLP की एक्टिविटीज के लिए लायबल नहीं होंगे। Now let's discuss unlimited liability in case of fraud. Section 30. Section 30 फ्रॉड के केसेस में लिमिटेड लाइबिलिटी के प्रोटेक्शन को हटा देता है। अगर बिजनेस क्रेडिटर्स को धोखा देने या फ्रॉडुलेंट पर्पज से किया जाता है तो एलएलपी और उसके पार्टनर्स किसी भी डेट या लॉसेस के लिए लाइबल होंगे और लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी। सेक्शन 30 सबसेक्शन 1 टॉक्स अबाउट अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ एलएलपी। अगर एलएलपी या उसके किसी पार्टनर ने एलएलपी के क्रेडिटर्स या किसी और पर्सन को धोखा देने के इरादे से कोई काम किया है तो एलएलपी और उन पार्टनर्स की लायबिलिटी जिन्होंने डिफ्रॉड करने या फ्रॉडुलेंट पर्पज से काम किया था, एलएलपी के डेट्स और लायबिलिटीज के लिए अनलिमिटेड होगी। द लायबिलिटी ऑफ द एलएलपी एंड पार्टनर्स हु एक्टेड विद इंटेंट टू डिफ्रॉड क्रेडिटर्स और फॉर एनी fraudulent purpose shall be unlimited for all or any of the debts or other liabilities of the LLP. क्या किया, कोई काम किया विद इंटेंट टू डिफ्रॉड क्रेडिटर्स और एनी अदर पर्सन, किसने किया, एलएलपी और एनी ऑफ इट्स पार्टनर्स। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, लायबिलिटी ऑफ एलएलपी एंड पार्टनर्स विल बी अनलिमिटेड फॉर ऑल डेट्स और लायबिलिटीज ऑफ एलएलपी। अगर कोई पार्टनर ऐसा काम करता है तो एलएलपी भी उसी लिमिट तक लायबल होगी जितना कि वो पार्टनर, जब तक कि एलएलपी ये प्रूव या एस्टैब्लिश ना कर दे कि ऐसा काम एलएलपी की नॉलेज या उसकी अथॉरिटी या अप्रूवल के बिना किया गया था।
दिस पॉइंट इज इजी। गलत काम तो कर लिया, अब रेडी हो जाओ। किस लिए? पनिशमेंट के लिए। सेक्शन 30 सबसेक्शन 2 टॉक्स अबाउट पनिशमेंट। जो भी पर्सन नोइंगली पार्टी था इस तरह के बिजनेस में, उसे 5 years तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है और उस पर कम से कम 50,000 का फाइन लगाया जा सकता है, जो 5 lakhs तक हो सकता है, with imprisonment for a term which may extend to 5 years and with fine which shall not be less than 50,000 but which may extend to rupees 5 lakhs। तो इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों का प्रोविजन है एंड वर्ड यूज किया हुआ है। अगर एलएलपी या किसी पार्टनर ने क्रेडिटर्स को डिफ्रॉड करने या किसी फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए काम किया, सभी इन्वॉल्व पार्टनर्स और एलएलपी की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी, उनके पर्सनल एसेट्स पे बिक सकते हैं, साथ ही इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 years और फाइन भी लग सकता है। लिमिटेड लायबिलिटी सिर्फ ईमानदारी के बिजनेस तक है। अगर फ्रॉड करने की कोशिश की तो लिमिटेड का शील्ड टूट जाएगा और लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। सेक्शन 30 सबसेक्शन 3 टॉक्स अबाउट कॉम्पनसेशन टू विक्टिम्स। अगर किसी एलएलपी या उसके किसी पार्टनर या डेजिग्नेटेड पार्टनर या एम्प्लॉय ने एलएलपी का बिजनेस फ्रॉडुलेंट तरीके से किया है, तो एलएलपी और ऐसा कोई भी पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर या एम्प्लॉय उस पर्सन को कॉम्पनसेशन देने के लिए लायबल होंगे जिससे इस कंडक्ट के कारण कोई लॉस या डैमेज हुआ हो। क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीडिंग्स कैन गो साइमल्टेनियसली। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का पर्पस है टू पनिश द रॉन्ग डूअर, सिविल प्रोसीडिंग्स का पर्पस है टू फिक्स द हार्म डन एंड मनी फॉर डैमेजेस। अगर किसी पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर या एम्प्लॉय ने एलएलपी की जानकारी के बिना धोखाधड़ी से काम किया है तो एलएलपी इसके लिए लायबल नहीं होगी। एलएलपी shall not be liable if any such partner, designated partner or employee has acted fraudulently without knowledge of LLP. Now let's discuss the concept of whistleblowing, section 31. सबसे पहले समझते हैं कि विसल ब्लोअर कौन होता है। अगर आप सीटी बजाने वाला समझे तो गलत समझे। विसल ब्लोअर वो पर्सन होता है जो अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रही इलीगल, डिसऑनेस्ट या फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज को एक्सपोज करता है। A whistleblower is a person who exposes illegal, dishonest or fraudulent activities happening inside their own organization. गलत कामों की जानकारी देने वाला whistleblower कहलाता है। Section 31 covers whistleblowing. ये सेक्शन उन पार्टनर्स या एम्प्लॉयज को प्रोटेक्शन देता है जो एलएलपी के इलीगल एक्ट्स की रिपोर्ट करते हैं। कोर्ट विसल ब्लोअर पर लगने वाली पेनल्टीज को कम कर सकता है या पूरी तरह से खत्म कर सकता है। अगर पार्टनर या एम्प्लॉय यूजफुल इंफॉर्मेशन देता है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन या फिर ऐसी इंफॉर्मेशन जिसके बेसिस पर एलएलपी, पार्टनर या एम्प्लॉय की कन्विक्शन होती है इस एक्ट के अंडर या फिर किसी और एक्ट के अंडर, ये उन्हें रिपोर्टिंग करने की वजह से टर्मिनेशन या पनिशमेंट से भी बचाता है। अब देखते हैं विसल ब्लोअर को रिलीफ क्या मिला ये सब करके। अगर कोई एम्प्लॉय या पार्टनर फाइनेंशियल फ्रॉड, टैक्स इवेजन या अकाउंटिंग रूल के वायलेशंस की रिपोर्ट करता है तो कोर्ट या ट्रिब्यूनल उस इनसाइडर पर्सन, पार्टनर या एम्प्लॉय पर लगने वाली पेनल्टी को कम कर सकता है या माफ कर सकता है। एक एग्जांपल देखते हैं। एक एलएलपी में अकाउंटेंट को पता चलता है कि 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स टैक्स बचाने के लिए फाइनेंशियल बुक्स में हेराफेरी कर रहे हैं और पैसे छिपा रहे हैं। अकाउंटेंट जो एलएलपी का ही एक एम्प्लॉय है, ये हिडन फैक्ट्स की इंफॉर्मेशन सीधे एप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटीज या ट्रिब्यूनल को देता है। कोर्ट या ट्रिब्यूनल उस इनसाइडर पर्सन, अकाउंटेंट पर लगने वाली पेनल्टी कम कर सकता है या माफ कर सकता है। किसके पास पावर्स है? कोर्ट या ट्रिब्यूनल के पास। कोर्ट या ट्रिब्यूनल क्या कर सकते हैं? दे कैन रिड्यूस और वेव एनी पेनल्टी। किसकी पेनल्टी रिड्यूस और वेव की जा सकती है? पार्टनर और एम्प्लॉय की जो यूजफुल इंफॉर्मेशन देता है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन या फिर जिसकी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर पार्टनर, एलएलपी या एम्प्लॉय की कन्विक्शन होती है इस एक्ट के अंडर या फिर किसी और एक्ट के अंडर। पार्टनर या एम्प्लॉय के अगेंस्ट क्या नहीं कर सकते? देयर आर 6 पॉइंट्स। एम्प्लॉय को डिस्चार्ज नहीं कर सकते, नौकरी से निकाल नहीं सकते। सेकेंड इज डिमोट नहीं कर सकते, उसका डेजिग्नेशन कम नहीं कर सकते। इफ ही इज जनरल मैनेजर तो उसे असिस्टेंट जनरल मैनेजर नहीं बना सकते। थर्ड इज सस्पेंड नहीं कर सकते। फोर्थ इज थ्रेटन नहीं कर सकते। फिफ्थ इज हैरास नहीं कर सकते एंड द लास्ट वन इज किसी भी तरह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। सच बोलने वाले को इनाम। अगर कोई पार्टनर या एम्प्लॉय फ्रॉड का पर्दाफाश करने में सरकार की मदद करता है
तो कोर्ट उसका फाइन कम कर सकती है या माफ कर सकती है। आई होप आपको सेक्शन 26 से 31 क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।